आदाब नाजरीन, 9:35 प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बात सबसे पहले वकला बरादरी की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और बार काउंसिल के क़याम के मामले पर आज समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने BCI के साथ साथ दीगर फरीक़ैन को आज नोटिस जारी कर दिया है और अवामी मफादे अमा की जो दरख्वास्त थी उस पर जवाब तलब किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इस मामले पर समाअत हुई जहां से जवाब तलब किया गया है। मुकर्रर मुद्दत के अंदर ये जवाब देना होगा और इस बीच आपको बताते चलें कि आज ये जो समाअत हुई है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर मरकज और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दीगर मुतल्लिका फरीक़ैन से जम्मू कश्मीर में बार काउंसिल के क़याम के हवाले से दायर अवामी मफाद की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया है और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने सीनियर वकील जावेद शेख के दलाइल को मद्देनजर रखते हुए मरकज और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर व लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है। जावेद शेख कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन की जानिब से अदालत में पेश हुए। किसी भी रियासत में बार काउंसिल एक कानूनी इदारा होता है जो वकला के रजिस्ट्रेशन और वकालत के पेशे को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी अंजाम देता है और सीनियर वकील जावेद शेख एडवोकेट अदील मुनीर अंद्राबी की मुआवनत से जम्मू कश्मीर में बार काउंसिल के क़याम की अहमियत को उजागर करते हुए हुकूमत की जानिब से जारी करदा फलाही टिकटों की अशात के लिए अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त कर रहे थे। साथ साथ उन्होंने निशानदेही की कि बार काउंसिल के अदम वजूहात की अदम वजूद की सूरत में हाई कोर्ट इस ज़मन में ज़रूरी अमूर अंजाम दे रही है और अदालत उज़्मा या सुप्रीम कोर्ट ने इस मरहले पर कोई अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मौजूदा निज़ाम बदस्तूर कायम रहेगा। साथ साथ मजीद हिदायत दी कि हाई कोर्ट को भी इस सिलसिले में काम करना होगा और इस मामले में हाई कोर्ट को फरीक बनाया जाए, मुतल्लिका फरीक़ैन से जवाब तलब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आइंदा समाअत 4 हफ्ते बाद मुकर्रर कर दी है। देखने वाली बात यह होगी कि बार काउंसिल के क़याम के हवाले से आइंदा अहकामात क्या दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं सरहदी इलाके की और आपको लिए चलते हैं सरहदी जिला पुंछ, जहां पर सरहदी इलाके के अंदर वार्निंग के बीच जंगलात में आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जंगलात में जब ये आग लगी है, धारी जबसी जंगल के आसपास सरहद पर बारूदी सुरंगें भी फटी हैं। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया, कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन बड़ी बात कि सरहदी अजला के अंदर या दीगर इलाकों में ऐसी सूरत हाल बन सकती है, इसका पहले से ही खदशा जाहिर किया जा रहा था। तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर की, जहां पर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आखिरी इतलात मिलने तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की कोशिश जारी थी, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा जंगलात का हुआ है और कई बार कहा जाता है कि दरअंदाजी की कोशिशें, जो फ़ौज का वर्जन हमेशा आता रहा कि दरअंदाजी की कोशिशें होती रही हैं, तब इस तरीके से आग सरहद की उस तरफ से लगाई गई। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, फोन लाइन पे हमारे साथ ताहिर अली ज्वाइन किए। ताहिर, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? और ये भी खबर है कि आतिशबाजी के इस वाक़े से जंगलात के अंदर लैंड माइंस वगैरह जहाँ जहाँ बिछाई गई होती हैं वहाँ धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई गई हैं। जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि एक तो बिल्कुल अगर हम बात करें मौसम की तो बिल्कुल सूखा मौसम है। पहले देखा जाता था कि ये जो पहाड़ी एरिया था, जो जंगली एरिया था, यहाँ बर्फ गिरती थी, लेकिन इस बार सूखे की वजह से जितने भी पेड़ थे वो सूखे हुए हैं और जो पाइन्स के जो पेड़ हैं, जिनको पाइन वुड कहा जाता है, जो वो पेड़ हैं, उनके जो पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो उनको जो ही आग लगती है तो वो जैसे पेट्रोल या फिर कोई भी चीज ऐसी जो आग पकड़ने वाली हो वैसे वो आग पकड़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि सब डिवीजन मेंढर के जितना भी सरहदी इलाका है वो सारा जंगली इलाका है। वहाँ आज हम मेंढर सेक्टर की बात करें, मनकोट सेक्टर की बात करें, दरू सेक्टर का जो एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ पे बड़ी आग लगी हुई है, जिसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काबू नहीं पाया गया है। इस आग के बीच में अगर हम बारूदी सुरंगों की बात करें तो वो भी काफी जो वहाँ लोकल जराये के हवाले से बताया जा रहा है, लोकल्स के हवाले से बताया जा रहा है कि रुक रुक के जो है वो आवाज आ रही थी। तकरीबन आधा दर्जन तक जो बारूदी सुरंगें थी वो जो है वो ब्लास्ट हुई। आपको बता दें कि अभी जो बीते रोज जो है मेंढर, अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी दरअंदाजी की कोशिश की गई थी
जो हमारी सेना ने जिस तरंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया तो था, ताहिर, हम क्या बात अब करें। आग पर काबू पाया जा सका है, या ये जो 2 दिन पहले भी खबरें आई थी कि जंगलात के एक वसी इलाके में आग लगी है, उन इलाकों में सिर्फ ऑपरेशंस तक चीजें महदूद हैं, या आग पर काबू भी पाया जा सका है? जी आसिफ, ये जो एरिया है, ये एरिया बिल्कुल रोड से काफी दूर है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वहाँ के गांव के लोग भी नहीं है, जहाँ रिहायशी इलाके नहीं है। अलबत्ता जो इंडियन आर्मी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इसके ऊपर आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो है लगातार आग जो है वो इलाके में फैल रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। जी आसिफ। मेंढर के दूरदराज इलाके के अंदर आग लगने का ये वाक़या पेश आया है। सरहदी बेल्ट है और उससे लैंड माइन, जैसे हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि ब्लास्ट हुई हैं या धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन माहौलियात को शदीद किस्म का नुकसान, और सब सोना इस इलाके के अंदर शदीद किस्म के नुकसान से गुजर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ज़िला कठुआ आपको लिए चलते हैं। सरहदी ज़िले के अंदर काश्तकारों को मुश्किलात हैं। बड़ी खबर ये कि खैर की लकड़ी काटने की इजाजत न मिलना एक बड़ी मुसीबत कठुआ के अंदर बन गई है। दरअसल कागजात की तस्दीक होती है, महकमा माल पर यह बड़ी जिम्मेदारी होती है कि खैर की लकड़ी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी भी पहले थी, और साल 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इजाज़त मिली, किसान इस लकड़ी को काट सकते हैं। हजारों की तादाद में ऐसे काश्तकार या किसान हमारी जानकारी के मुताबिक जिनका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ इस लकड़ी पर है, इसी से उनका गुजारा चलता है। लेकिन आज के वक्त में जब उनका सीजन निकल गया है, महकमा माल ने वेरिफिकेशन या जो तस्दीक का प्रोसेस होता है वो नहीं की है, और ऐसे में ताखीर हो गई है और मुश्किलात बढ़ रही हैं। वक्त गुजर गया है, लेकिन लकड़ी जो खैर की लकड़ी है वो नहीं काटी जा सकी है, और उस वजह से काश्तकारों को मुश्किलात हैं या दिक्कतें हैं। रोज़मर्रा की जो मसाइल हैं, चूँकि इन लोगों की बेशतर अफराद की जो ज़िंदगी है वो इस काम से चलती है, वो इस वक्त मुश्किल में। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, हमारे साथ रंजीव मेहता हैं। रंजीव, एक तो ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के बाद ये लकड़ी काटने की इजाज़त मिलती थी, लेकिन खबर यह है कि सीज़न गुजर गया, परेशानियां आज हैं, और डिपार्टमेंट अभी तक तस्दीक या डॉक्यूमेंटेशन का जो एक तस्दीक का प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन करनी होती है, जिसके बाद किसान हर सीज़न में ये काम करते हैं, इस बार नहीं हो सका। क्या परेशानी है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद 2013 में जो परमिशन मिली थी वो उसके मुताबिक हुई, क्योंकि उस दौरान करीब 30 सालों तक इस पर बैन रहा था। उसके बाद एक PIL जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, उसके बाद से ही इस खैर की लकड़ी पर पाबंदी जो थी वो हटाई गई थी, क्योंकि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी की तश्कील दी गई थी, CEC, जिसमें जो हिमाचल और उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाकों में जिस इलाके में खैर होता है उस इलाके के विशेषज्ञों को बुलाकर जम्मू के जितने भी कंडी का इलाका है, जम्मू संभाग का, यहाँ पर खैर की लकड़ी होती है, वहां पर सभी जंगलों में, लैंड और जंगल में जितनी भी खैर की लकड़ी है उसकी डिमार्केशन की गई। उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक जो वर्डिक्ट दिया उसके मुताबिक एक चरणबद्ध तरीके से, जिस तरह से उस कमेटी ने हिदायत जारी की थी, उसके मुताबिक ही इन खैरों की कटाई के लिए अनुमति दी। उसके बाद से लगातार 2016 से एक SRO 111 के तहत ये इसका कटाई का काम जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट विभाग द्वारा किया गया, और उसके मुताबिक हर डिवीजन में अप्रैल माह में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक अप्रैल महीने में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो संबंधित DFO हो। उसके बाद मई से लेकर अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो किसानों से जो दरखास्तें ली जाती हैं कि किन किसानों की किन गांव को चयनित करके किसकी लकड़ी जो है वो काटी जानी है। उसके बाद ऐसे वहां पर एक और आता है अगस्त के बाद, इसमें इसके डिमार्केशन का प्रोसेस चलता है, जिसके बाद वहां पर इन किसानों को जो जमीन है वो उसकी बाकायदा डिमार्केशन होती है कि किस जगह पे लकड़ी है, कौन से खसरा नंबर में है। उसके बाद यहाँ पर जो फॉरेस्ट विभाग और रेवेन्यू विभाग के अधिकारी को लिखते हैं कि इनकी वेरिफिकेशन करनी है। नंबरिंग होती
होती है, इनके ऊपर निशान लगता है बाकायदा। उस जो 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 एक घटना है उसके ऊपर निशानदेही होती है, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस होने के बाद रेवेन्यू अब के ये बाद जब फाइल वेरिफिकेशन जाती है उसके ये जो राजस्व विभाग है या वन विभाग की तरफ से रोकी गई है, परेशानी किस डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, वन विभाग का आरोप जो है, जो इस ऑर्डर में आज के जो ऑर्डर निकाला गया डीएफओ कठुआ द्वारा, उसमें ये बताया गया कि जो समय पर जो राजस्व विभाग है उसने उनको ये वेरिफिकेशन करके नहीं दी है, जिसके कारण ये नहीं काम हो पाया समय पर। और तो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल टेक गाइडलाइन क्या के है, मुताबिक समय जो है, कब तक ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, वेरिफिकेशन का मेरी रेवेन्यू के अधिकारियों से भी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले। उनका कहना है कि जैसे जैसे इन्होंने हमें फाइलें भेजी हैं और हमने जो वेरिफिकेशन करके जो फाइलें सही थी उनको पास करके भेज दिया है इनके फॉरेस्ट के पास, और कुछ फाइलें रिजेक्ट भी हुई हैं। लेकिन फॉरेस्ट विभाग का इस ऑर्डर में जो आरोप है कि ये रेवेन्यू विभाग की लापरवाही और उनके लेट लतीफी के चलते यहाँ पे ये काम समय पर नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसकी उल्लंघन होती है। तो लिहाजा इस साल कुल संख्या इन किसानों की तकरीबन कितनी है जो खैर की लकड़ी पर निर्भर है, रणजीत? नहीं होगी। जी जी, संख्या तकरीबन इन किसानों की जो खैर की लकड़ी पर या इस कारोबार पर निर्भर करते हैं कितनी है? देखिए, इस साल की बात करूं तो 6 रेवेन्यू विलेज जो चयनित किए गए थे फॉरेस्ट विभाग की, जहां से लकड़ी किसानों की काटी जानी थी, वो 6 रेवेन्यू विलेज थे। हीरानगर के 5 और एक कठुआ तहसील का। वहां पर सभी जगह पर एक करीब 300 पौने 300 के करीब किसान थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, डिटेल्स दे 201 की पास हुई उम्मीद है। की जा रही है चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशंस दे रहा है, काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करना है। बहरहाल इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे आइंदा दिनों में कि किसकी तरफ से कमियां नहीं और का इस्तकबाल। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खास तौर से बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आज बाद से फिर से देखा गया है। सयाहती मकाम सोनमर्ग और गुलमर्ग के अंदर अब से कुछ देर पहले तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा था। तस्वीरें सोनमर्ग के पहाड़ी सिलसिले की, जहां पर एक बार फिर से सयाहों की तवज्जो जाएगी। इस खूबसूरत तरीन इलाके में जहां पर माजी करीब में एक प्रोग्राम भी हुआ और एक अहम तरीन टनल खुलने के बाद इस इलाके को 12 महीने राब्ता बहाल करने के साथ साथ या इस इलाके में सयाह और दीगर कारोबारी अफराद जा सकें, काम काज जारी रख सकें, इसके लिए कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। इधर गुलमर्ग के अंदर भी आज फिर से बाद दोपहर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो मकामी और गैर मकामी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनने वाला गुलमर्ग एक बार फिर से खुशियों से झूम उठा, जहां कसीर तादाद में गैर मकामी सयाह आज इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के ऊपर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है, लेकिन श्रीनगर और लेह के दरमियान राब्ता सड़क या शाहराह पर बर्फबारी के बाद ट्रैफिक निज़ाम एक बार फिर से बंद हुआ है, खलल पड़ा है। और कल सुबह मौसम अगर साफ रहा तो बीआरओ हुकाम की जानिब से सड़क की बहाली को यकीनी बनाते हुए गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम इस वक्त की सूरत हाल को देख कर ऐसा महसूस हो रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी की पेशनगोई ख़ास तौर से बालाई हिस्सों में थी। सोनमर्ग इस वक्त फिर से बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटा है। सयाह ज़रूर जाएंगे लेकिन सफ़र करना आसान नहीं। हम हैं मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई जी। अभी जो बर्फबारी हो रही है बहुत मजा आ रहा है। हमें पहले लगा कि बर्फबारी नहीं होगी। एक हमारा सपना था कि ये बर्फबारी में हम लाइव रुक सके, इधर एंजॉय कर सके। ये सपना हमारा पूरा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जो देश भर से आपको हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम देशवासियों सब मिल के एकजुट से रहे, बस। थैंक यू। ओके, चले भाईजान, आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर में आते आते अब बर्फबारी भी हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा आनंद आप ले रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है इधर स्नोफॉल देख के। मैं मुंबई से हूँ, खाली यही देखने के लिए आए थे, बर्फबारी देखने के लिए। इधर वादी कश्मीर में शहनशाह ज़बस्तान के नाम से मशहूर 40 रोज़ा चिल्ला कलान, जिसका पहला पड़ाव ख़त्म हो गया और खुश्क मौसम के साथ इख्ताम पजीर होते ही यह चिल्लाए खुर्द तख्तनशीन हुआ। लेकिन खुश्क मौसम के बीच कई तरह की मुश्किलात भी रही। इस बीच सर्दियों का जोर जारी रहा, ताहम वसी पैमाने पर
भारी बर्फबारी नहीं हुई। श्रीनगर में 21 दिसंबर यानी चिल्लाए कलान के पहले दिन शबाना दर्जा हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। रवा मौसम की सरतरीन रात यही रिकॉर्ड की गई थी, जो कि गुज़श्ता 133 वर्षों में श्रीनगर में दिसंबर माह में रिकॉर्ड होने वाला तीसरा कमतरीन दर्जा हरारत था। इधर मामूल के बरख से चिल्लाए कलान के दौरान तवील खराब मौसमी सूरत हाल देखने को नहीं मिली, बल्कि ज्यादातर अयाम न सिर्फ खुश्क रहे बल्कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इधर 8 फरवरी तक पहाड़ी या मैदानी इलाकों में किसी खास मौसमियाती तब्दीली की जानिब महकमा मौसमियात ने कोई इशारा या पेशगोई नहीं की है। ताहम आज बाद दोपहर शेर श्रीनगर और मुलाका इलाकों में बारिश ने एक बार फिर से हल्की सी राहत सर्दी से लोगों को दी। सैयद इरफान फाजिल की रिपोर्ट। मौसमी महकमियात की प्रेडिक्शंस और आखिरकार वादी कश्मीर में जी हाँ बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में शुरू हो चुका है, जबकि बालाई इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी देखने को मिल रही थी, जिसकी ताज़ा जिंदा मिसाल है गुलमर्ग की पहाड़ियां या सोनमर्ग के वो खूबसूरत हिल्स। फिलहाल अगर मैं बात करूं लाल चौक में इस वक्त शहर श्रीनगर में मौजूद हूं। यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जी हाँ बारिशें हो रही है और लोग खुश भी हैं, खासतौर पर जिसका इंतजार काफी टाइम से हो रहा था, क्योंकि खुश्की की वजह से लोग काफी परेशान थे। और इन बिटवीन अगर मैं बात करूं ज़ियारत से जो लोग जुड़े हैं, खासतौर पर जिनके पास जमीन ज़राअत है, वो भी परेशान थे कि आखिरकार जी हाँ नुकसान आने वाले टाइम में उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जबकि चिल्लाए कलान तो चिल होके चला गया, मगर अब चिल्लाए खुर्द की दस्तक है और साथ ही साथ कह सकते हैं विंटर तो अभी जारी है, यानी मौसमी सरमा तो जारी है, मगर साथ ही साथ लोग हैरान थे कि आखिरकार इतनी ज्यादा धूप और इस मौसम में जो आने वाले टाइम में ठीक नहीं है, क्योंकि खुश साल की वजह से हम देख रहे थे काफी बीमारियां भी बढ़ चुकी थी। मगर अल्लाह बारी ताला का लाख लाख शुक्र है कि आखिरकार परवरदिगार ने खास तौर पर जिस तरीके से आज मस्जिदों में खानकाहों में जी हाँ दुआएं मांगी गई जुम्मे की नमाज के बाद के ये खुश्क साली खत्म हो जाए, बर्फबारी और बारिशें मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा जरूरत थी, परवरदिगार ने उन दुआओं को कबूल किया, तो जिंदा मिसाल हमारे सामने है। यानी इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुख्तलिफ अजला के अंदर दौरे कर रहे हैं और तकरीबात का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने एम्स जम्मू में इंडियन एसोसिएशन ऑफ की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जिला सांबा में किया। 800 से ज्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी मंदूबीन टर्मिनल बीमारी से तशखीस शुदा मरीजों के मयार जिंदगी के लिए देखभाल में पेशरफ्त और इख्तरात को फरोग देने के लिए कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की इफ्ताही तकरीब में LG मनोज सिन्हा ने माहिरीन को ताकीद की कि वो SOPs का खास ख्याल रखें और जानलेवा बीमारी में मुब्तला अफराद की ज़रूरियात, ख़ानदानों की फलाह बहबूद, दर्द और तकलीफ को समझते हुए दूर करने और तिब्बी मदद फराहम करने के लिए ज़्यादा हसास रहें। इस खास मौके पर डायरेक्टर एम्स और दीगर मुतल्लिका अमला या एहलकार भी मौजूद थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ पैलिएटिव केयर है और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो जो है पहले एम्स दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। जब उन्होंने हमारा कैंपस देखा इधर, तो उन्होंने वेन्यू जो है एम्स दिल्ली से एम्स जम्मू में शिफ्ट कर लिया। कहते भाई यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं पर नहीं है कि वहाँ पर। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK। जब मैंने उनसे बात की इसके बारे में आने के लिए, तो इमीडिएटली उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर ली हमारा इन्विटेशन। कोई 700 डेलीगेट्स हैं यहाँ पर, जिसमें से मोर देन 100 डेलीगेट फ्राम डिफरेंट कंट्री से हैं। जो पैलिएटिव केयर में ये है कि जैसे पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं जो टर्मिनल स्टेजेस में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि वहाँ पर ना, तो उसके लिए कोई सिस्टम नहीं होता। तो हमारी ये जो पैलिएटिव केयर है दैट टेक्स केयर अबाउट टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। जैसे आपने देखा होगा कि हमने आज डिक्लेयर किया है कि एम्स जम्मू विल बी पेन फ्री एम्स। उसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पेशेंट यहाँ से आता है तो बाहर तो दर्द जो हो गया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम कंफर्टेबल। जैसे ऑपरेशन के बाद आपने देखा होगा पेशेंट को दर्द रहती है कि वहाँ पर, तो हमने एक पूरी प्रोटोकॉल वगैरह डेवलप किए हैं यहाँ पर, ताकि कोई भी पेशेंट जिसका ऑपरेशन भी होता है उसको दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। दैट इज आवर पेन फ्री। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा की जानिब से आज महकमा ज़राअत के साथ मिलकर शहद की मक्खी का काम करने या पालने के बारे में काश्तकारों को या मुतलकीन को बेदारी प्रोग्राम के जरिए आज ख़ास जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के दौरान शहद की मक्खी पालने और काम शुरू करने के हवाले से या मुस्तफ़ीद होने के तरीक़ाकार पर जहां माहिरीन ने तबादला ख्याल किया, वहीं आज बाज़ाब्ता तौर पर
किसानों को अहम जानकारी फराहम की गई या बेदारी के हवाले से इकदाम उठाए। इस प्रोग्राम में जिला सांबा के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर किसानों ने शिरकत की। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ऋषि खजूरिया ने आज मदन गोपाल से बात की, जो महकमा एग्रीकल्चर जिले के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। इस खास प्रोग्राम के मौके पर या हाशिए पर आज गुफ्तगू शनीद गुलिस्तान न्यूज के साथ हुआ। एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वो किसानी के साथ साथ बी कीपिंग की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाएं और यहाँ से भी वो अपना मुनाफा कमाएं और अपना अच्छा लाइवलीहुड का साधन बना पाएं। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि आज एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से यहाँ पर एक बी कीपिंग मेला ऑर्गेनाइज किया गया है कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में। तो जानकारी लेंगे, ज्यादा जानकारी हम लेंगे मदन गोपाल जी से, जो कि चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है सांबा जिला के। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि किसानों को लगातार मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है, मॉडर्न खेती के बारे में बताया जा रहा है। जो खेती पहले सीमित होती थी गेहूं और धान तक, लेकिन अब किसानी के अलग अलग तौर तरीके हमें देखने को मिल रहे हैं। यूं कहें तो किसान अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो बी कीपिंग भी एक बहुत बड़ा जरिया इसमें हम देख रहे हैं कि जो किसानों के लिए बनता चला जा रहा है और इसमें किसान जो है अब इसकी तरफ ज्यादा रुझान दे रहा है। किस तरह से जागरूक किया जा रहा है किसानों को, सब्सिडीज हो या लोन किस तरह से लेना है, किस तरह से अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। महिलाएं जो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती नजर आ रही हैं, जो खुद के स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप उनकी तरफ से बनाए गए हैं और इसमें बड़े लेवल पर हमें अब जो है मधुमक्खी पालन का जो हमें आप कह सकते हैं कि एक मुकाम है, वो एक बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अब किसान काफी जुड़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर, कितना जरूरी है किसानों को अवेयर करना अलग अलग स्कीम्स के बारे में? सरकार कई स्कीम्स लेकर आती है, लेकिन अब किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन की तरफ भी किसानों का रुझान आप बढ़ा रहे हैं। तो किसानों को जागरूक करने के लिए आप वक्तन वक्तन कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मेले ऑर्गेनाइज करते हैं। आज उसी की कड़ी में आप किसानों को जागरूक किया गया कि वो बी कीपिंग की तरफ जाएं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हम करते हैं उसके अपने लिमिट्स हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग यानी कि हमने क्रॉप गेहूं लगाया या धान लगाई या मक्की लगाई, तो ये एक ट्रेडिशनल फार्मिंग का ही है, जिसमें कि एक फार्मर जो है वो एक कल्चर ऑपरेशन करता है, उसके बाद वो वेट करता रहता है कि मेरी कब ये होगी, प्रोड्यूस आएगा, तो यानी कि उसके ऊपर ही वो डिपेंडेंट रह जाता है। तो अब जो है कि अब एक डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, चाहे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स जो जितने भी हैं। तो एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली जो हमारा बी कीपिंग है, कॉटेज इंडस्ट्री है ये, और इसको हमको बढ़ाने की अब ये आवश्यकता है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो लिमिट इसमें अभी इसका जो पोटेंशियल है एपीकल्चर का, वो एक्सप्लॉइट हम पूरा नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो हनी है, इसकी क्वालिटी और इसका जो अरोमा है वो वर्ल्ड में माना जाता है सबसे बेस्ट। तो इस चीज़ को हार्वेस्ट करने के लिए, इस चीज़ को लोगों को अवेयर करने के लिए आज का जो ये प्रोग्राम था उसकी एक कड़ी थी। ये जो है नेशनल बी बोर्ड के अंतर्गत ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। तो उसमें क्या है कि ये 2 टायर का रहता है, जिसमें कि पहला जो हमारा फेज़ रहता है वो कैपेसिटी बिल्डिंग पर होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि जो हमारा बी कीपर, उसको हम ट्रेंड करते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं ताकि वो आके इंडस्ट्री की ओर, इस काम की ओर जुड़ जाएं। तो उसके अंतर्गत जो आज हमने ये यहाँ पर कुछ जो हमारे एस्टैब्लिश बी कीपर्स हैं उनको भी बुलाया था, और जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं वो भी आए थे इसमें। हर घर नल के जरिए पानी पहुंचे, इस मकसद से सरकार बाज़ाब्ता तौर पर बड़े मंसूबे हाथ में लिए गए हैं और जल जीवन मिशन के तहत मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में पर इकदाम जारी हैं और मिशन के तहत कामकाज भी चल रहा है। खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम से अलग अलग मकामात पर महकमा जल शक्ति की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाराज़गी है और ऐसे मकामात पर यह नारा का इस्तकबाल। हर घर नल के जरिए पानी पहुंचे, इस मकसद से मुल्क के दीगर हिस्सों या रियासतों की तरह मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी जल जीवन मिशन के तहत काम जारी है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आवाम की शिकायत हैं कि मिशन के तहत लोगों को या आवाम को फ़ायदा नहीं मिला। कई एक जगहों पर मिशन के तहत काम अगरचे जारी है, ताहम ये पूरा मकसद या मंसूबा बेमकसद साबित हो रहा है, जहां खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की अदम दस्तियाबी के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही हैं।
पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट में भी मुतद्दिद इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत जारी मंसूबों के बावजूद मुतद्दिद घराने इस वक्त पीने के साफ पानी से महरूम है। मकामी लोगों की शिकायत के मुताबिक मज़कूरा स्कीम के तहत किसी भी जगह मयारी काम नहीं हुआ और ठेकेदारों ने मुबैना तौर मिली भगत से खजाना आमरा को शदीद नुकसान पहुंचाया और अवाम स्कीम के तहत जमीनी सतह पर काम न होने से मुश्किलात से दुचार है। सुरनकोट की अवाम ने मरकजी और यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया से बिलखुसूस जिला इंतजामिया व तहसील सदर मकाम की इंतजामिया से अपील की है कि करोड़ों रुपए की लागत से चलाई जाने वाली स्कीम या मंसूबों और जल जीवन मिशन के तहत तरजीह बुनियादों पर न सिर्फ काम करे बल्कि पाए तकमील तक पहुंचे मंसूबों के हवाले से गैर जानिबदाराना तहकीकात शुरू करे ताकि लोगों को पीने के साफ पानी के हवाले से न सिर्फ मुश्किलात दूर हों बल्कि कोताही के जिम्मेदार अफसरान व अहलकार को जिनका एहतसाब लाजमी है। मीडिया को भी बड़ा शुक्रिया अदा कि तब मारी बार बार करके मीडिया वाला फिर भी मारी गौर करके पूछी कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पानी आएगी हमने बहुत बड़ी तंगी है। खुदा गवाह के आजकल माल मवेशी मारो बहुत बड़ा तसैब है, जिस तो हम इस वक्त पानी तू आई मारूम हम या गल कह कि ठीक है अल्लाह की तरफ रोड़ो है, लेकिन जी स्कीम मारी थी वे आज चालू क्यों नहीं हुई। इतने साल को प्रोजेक्ट पड़े हुए जरा देखी था जी स्कीम आ गई बॉर्डर आ गई बैंक पैप बचाई, लेकिन पैप सारी सूखी है, पानी को हमने कोई नमूना नहीं। तो हम इस वक्त बड़ा मजबूर हैं। हम सिर्फ मीडिया वाला को शुक्रिया अदा करें। तो सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें आज दिन तक हम पानी से महरूम हैं। पाइपें बिछी हैं वो भी इस साल, और वो भी ज़मीन से ऊपर ही है, बीच में नहीं है। जो अभी कोरे का सीजन है तो उसमें वो टूट जाएंगे और हमें पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई मुलाजिम नहीं है पानी की लाइन पे जो हमें पानी दस्तयाब करे, कोई कुछ भी नहीं है। पाइपें ऐसे पड़ी हैं। और इससे पहले 13 करोड़ का ठेका था सीढ़ियाँ प्रोजेक्ट का, जो सीढ़ियाँ से इसमें फैजलाबाद में दंदी तड़ा में था, वो भी बिल्कुल फेलियर है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये फेलियर है। जल जीवन हर गाल में नल जो है ये काम इसके बदले ये होना चाहिए था नहर के हर गाल में पानी, तो तभी जाकर पहुंचता। नल लगे हैं पानी नहीं है। जहां तक मैं देखता हूं फैजलाबाद की स्कीम है बड़ी 4 करोड़ की, तो साल 1.5 साल से हो गया है। पाइपें जो हैं वो मेन लाइन की ऐसे ही पड़ी हुई हैं। हमने कई बार उनको कहा, पैसा महकमे वाले ठेकेदार निकाल के ले गए हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड जो है वो काम जो है अधूरे का अधूरा पड़ा हुआ है। अभी हमारी अपनी कोशिश से JJM की स्कीम गूंथल में भी चल रही है और सांगला में भी चल रही है। उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है गूंथल गखना के नाम से गूंथल सांगला में चल रहा है, लेकिन काफ़ी अरसे से तकरीबन वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो वो तो पहले से नाकाम हो चुका है। उसमें बिल्कुल एक भी टैंक में पानी इन्होंने नहीं डाला। उसके बाद जो JJM की नई स्कीम आई है तो उसमें भी बहुत बड़ी पाइप्स और बहुत कुछ आया, लेकिन आज तक किसी एक घर में भी उसका नल जो है नहीं लगा हुआ है। आप अगर विजिट करेंगे हमारे गांव में, हमारे गूंथल सांगला में, तो आपको मैं हर घर में ले जाऊंगा, लेकिन आपको कोई नल नहीं मिलेगा वहां पे। JJM टोटली फेलियर है इस वक्त सुरनकोट की। मिराज आलम के सिलसिले में तकरीबात पूरी वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी जारी रहीं और कई एक मकामात पर खुसूसी कैंपों का इनेकाद अमल में लाया गया। मिराज आलम के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस बीच पार्टी के सीनियर रहनुमा और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने असद शरीफ दरगाह हजरत बल में एक रिफ्रेशमेंट कैंप का एहतमाम किया, जिसमें कश्मीर भर से आए हुए अक़ीदतमंदों का न सिर्फ इस्तकबाल किया गया बल्कि उनके खाने पीने के लिए भी इंतजामात हुए। हजरत बल में किसी भी जमात या तंजीम की तरफ से अपनी नौयत का पहला इक़दाम खिदमत और इत्तेहाद के जज्बे को परवान चढ़ाने के मकसद से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA की जानिब से किया गया। इस खास मौके पर तनवीर सादिक और दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने शहरियों को मुबारकबाद पेश की। एक पाकिस्तानी शहरी जो 25 तारीख को पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी करते हुए पकड़ा गया था, पुंछ के चकंदाबाग सेक्टर से आज वापस अपने फौज या अपने कौम के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में पुंछ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। एक तरफ जहां पाकिस्तान जिला पुंछ में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दरअंदाजी की कोशिशों को कामयाब करने के लिए लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ताज़ा तरीन मिसाल तस्वीरें आपके सामने। 25 तारीख को एक शहरी 31 साला मोहम्मद यासर, जो कि टेरिटरी नोट पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर का रिहायशी है, जिसको गिरफ्तार किया गया था जब वो सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहा था और आज बाज़ाब्ता इसे वापस पाकिस्तानी हुकाम के हवाले
सही सलामत कर दिया गया। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में पटन कस्बे में नाकारा ड्रेनेज निजाम की हालत पर मकामी लोगों की जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा था और गुलिस्तान न्यूज पर खबर नश्र होने के बाद म्युनिसिपल कमेटी पटन ने फौरी तौर पर ड्रेनेज सिस्टम की मुरम्मत करके इस काम को मुकम्मल किया। मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी पटन के साथ साथ गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा राही निसार और उनके साथियों का शुक्रिया अदा किया और जिम्मेदारान के लिए खास तौर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा गया कि इस इकदाम से लोगों को राहत मिली है। आइंदा दिनों में भी मजीद काम कस्बे के अंदर तेज किए जाएं। कि यहाँ पे जो एक गड्ढा बना हुआ था, ये पिछले कई महीनों से यहाँ पे एक गड्ढा था। गुलिस्तान न्यूज़ ने इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया है और गुलिस्तान न्यूज़ के हाईलाइट करने के बाद ये आला हुकाम तक ये बात पहुँची है। हम थैंकफुल करना चाहते हैं गुलिस्तान न्यूज़ को कि जिनकी वजह से कि ये इतना हाईलाइट हुआ है कि हमारे एमएलए साहब ने उसी वक्त इसको नोटिस लिया है और फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जो हमारे यहाँ पटन के हैं तो उन्होंने इस बात को संजीदगी से लिया है और इस पे काम शुरू हो चुका है। तो हम थैंकफुल कहना चाहते हैं गुलिस्तान न्यूज़ के और स्पेशली हमारे एमएलए साहब जायद रियाज बेदार साहब के और यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो म्यूनिसिपलिटी के हैं उसके हम बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ पे उन्होंने इसको काम स्टार्ट किया है और अब ये इंशाल्लाह रहमान आने फिरने चलत फिरत के लिए काफ़ी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चनाचे बाशिंदगान पटन मेन टाउनस मज बड़ काफ़ी खस्ता हाली सड़कें हज जन यह ड्रेन यह करीबन 5 या 6 रेतों पे बड़ ज़बरदस्त ब्रेकेज गमज क्या अत पे हेवी ट्रांसपोर्ट पकान बाकी चीज़ और अमे हवाले कर गुलिस्तान चैनल यह जन फेमस चैनल यमिक जन मीडिया स्टेशन इंचार्ज नॉर्थ कश्मीर पटन राही निसार साहब तेज नोटिस मज ओन काफ़ी फिर और शुक्र गुजारी करान तमो वातनो शायद सोन यह मुतालबा आला हुकामन तान क्या अक्सर ये मज गाड़ी गसान इंसान गसान बच्चे बुजुर्ग गसान पटनस मज बहुत मेन टाउनस मज दोस्त बहुत प्रेसिडेंट मुनी बस स्टेशन पटन बहुत अक्सर बाजरस मज ये मज ज्यादा अक्सर एक्सीडेंट गसान और गुलिस्तान चल यूत जना उजागर सोन यह मामलों और योत मामल क्या अक्सर तम सन मामल उजागर करान चाहे राशन हंद हवाला बिजली हंद हवाला या आज सड़कों हंद मामल बड़ शुक्र गुजारी करान खास कर तिमन लूकन हंद यमो जन अम बाबत इनिशिएटिव न्यू ये मज जन पटन म्यूनसिपलिटी अफसर सरकर्द तिहद बड़ शुक्र गुजार या एमएलए सन रियाज अहमद बेदार साहब तिमन नश अम हवाला पैगाम त्रोमुत चिठ तिमन लिखम तम शायद ये असम्बली हंद सिलसिलस मज तम शायद गालिबन जम गमत मगर तते पे सोज तमो पन टीम जन पटनस मज और बे उम्मीद बे अक फिर वनान यम जन मजीद तमीर तरक्की हज काम गसन जन पन हुकूमत बने नेशनल कॉन्फ्रेंस। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।